अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सालार जंग के बारे में उनका तारुफ पढ़े थे और किन हालात में वो हैदराबाद स्टेट के वज़ीर आज़म के अहदे पे, दीवान के अहदे पे फायज़ हुए थे। उन वो सारे डिटेल्स पढ़े थे और ब्रिटिश वालों को किस तरह से अपने एतमाद में लेते हुए, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते हुए निज़ाम की हुकूमत को जवाल पजीर होने से बचा लिए थे, आसिफ जाही सल्तनत में एक नई जान डाले थे। तो अब उनके बारे में, उनके रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिफॉर्म है वो है रेवेन्यू के रिफॉर्म्स। तो रेवेन्यू मतलब जो चीज़ें, जो रिफॉर्म्स मालियात से रिलेटेड होते हैं, पैसों के लेन देन, पैसों के आने जाने से जो काम होता उसको बोलते रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या क्या हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से उनके रिफॉर्म्स के बाद आसिफ जाही सल्तनत की माली हालत कैसे बेहतर हुई थी। तो यहाँ पे पहले आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ये देना चाहता हूँ कि सालार जंग जब 1853 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उससे पहले के हालात ऐसे थे कि काउंटरफीट करेंसी यानी नकली करेंसी चलती थी। मतलब रिवाज में थी। लोग इधर उधर से, ब्रिटिश इंडिया से आ जाते थे, कहीं और से आ जाते थे, तो अलग अलग सिक्के जो है राइज थे, मतलब चलते थे, कोई उस पर रोक नहीं लगाते थे। और कई बार जब काउंटरफीट करेंसी, जिसको बोलते जाली करेंसी, इसका नुकसान क्या होता, लोगों को भी बहुत बड़ा होता, लोगों को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होता, क्योंकि जो ओरिजिनल अमाउंट होल्डर रहता, जो ओनर रहता, उसको बहुत बड़ा नुकसान होता और एज पर द रेवेन्यू स्टेट को भी जो है इसका नुकसान पहुंचता। तो सालार जंग के लिए बहुत अहम था कि ये जो काउंटरफीट करेंसी है और दूसरे जगहों की करेंसी, क्योंकि दूसरे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह भी होते थे, तो वो सारे जगह से जो गलत करेंसी आती थी, जो जाली करेंसी आती थी, उस पर रोक लगाने का काम जो है सालार जंग करे थे। तो सालार जंग क्या करे थे कि इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा कदम उठाए कि काउंटरफीट करेंसी को और इधर उधर से आने वाली करेंसी को रोक लगाते हुए क्या करे कि स्टेट का अपना सिक्का शुरू करे थे, स्टेट के अपने कॉइन्स जो होते वो शुरू करे थे उन्होंने। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है वो ये है कि स्टेट के अपने कॉइन्स शुरू करना। उन्हें क्या करे थे उन्होंने कि जो सर्कुलेशन, जो काउंटरफीट करेंसी या सिक्के वगैरह राइज थे, उन पे रोक लगाए और ये बोले कि जो रियासत जो है करेंसी के मामले में मोनोपोली रहता, रियासत का जो सिक्का रहता वही चलता, दूसरा कहीं का सिक्का नहीं चलता। और दूसरी चीज, ये सब जाली सिक्कों को रोक लगाने के लिए बहुत सारे अकदामात करे थे उन्होंने। तो इसके लिए क्या करे, सेंट्रल मिंट कायम करे। मिंट का मतलब जो जहां पे करेंसी छपती, जो सिक्का साजी होती, उसको बोलते मिंट। तो अभी मिंट कंपाउंड आप देखेंगे हैदराबाद में है, तो वो कायम करे थे उन्होंने हैदराबाद में। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में भी मिंट्स कायम करे थे, सिक्का बनाने वाले इदारे बनाए थे। और जो स्टेट का जो सिक्का है हाली, उसको इंग्लिश में हली सिक्का बोलते, इसको जारी करे थे, जो कि हली सिक्का रुपी होता। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड करेंसी हो गया तमाम मालियाती मामलात के लिए, लेन देन, खरीद फरोख्त, बिजनेस में, हर किस्म के लेन देन में ये जरूरी हो गया कि आप हाली सिक्का ही यूज करें, दूसरी कोई करेंसी यूज ना करें। अब सेकंड बात ये है कि इन्होंने क्या करे, कस्टम डिपार्टमेंट्स को पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाए। पहले क्या होता था, कस्टम डिपार्टमेंट का मतलब दूसरे मुल्क से, दूसरे इलाकों से सामान की आमदोरफ्त होती थी, तो लोग अपनी अपनी करेंसी को लाके दे देते थे, कोई सोना देता था, कोई कुछ देता था, कोई अपनी अपनी करेंसी लाके देने में क्या होता था कि जो प्राइवेट इदारे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता था कस्टम डिपार्टमेंट, जो प्राइवेट इदारे थे वो लोग संभालते थे, जो बिजनेस वगैरह करते थे, उनके अंडर में कस्टम डिपार्टमेंट था। तो वो लोग अपने अपने मतलब से जो है, अपने अपने मफाद के तहत ये पूरे कस्टम डिपार्टमेंट्स को खराब कर दिए थे। और जब कस्टम डिपार्टमेंट खराब रहती तो एक तो ये है कि जो सामान आता, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता, वहां पे जो है करप्शन होता, दूसरा जो स्टेट को जो इनकम मिलना है वो भी खत्म हो जाता। तो उसको रोकने के लिए क्या करे भाई, हम कस्टम डिपार्टमेंट किसी और को नहीं देते, हम पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाते। तो दो बातें, एक सिक्कों का हो गया, दूसरा जो है कस्टम डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के अंडर लाए। और इसी तरह गवर्नमेंट की बाजाब्ता ट्रेजरी डिपार्टमेंट कायम करे, जो कि खजाने का महकमा रहता वो कायम करे। और इसके अलावा जो पेपर ऑफिस शुरू करी थी, स्टैंप पेपर, तो आप समझते हैं कि एक तरह से वो भी एक तरह से करेंसी रहती है। आपको कुछ करना है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करना है या उसके रिसिप्ट फाइल करना है, तो आप स्टैंप पेपर
पेपर्स को लगाते, या और भी कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में स्टैम्प पेपर क्या रहता है, एक तरह से इक्वल टू मनी रहता, ठीक है। वो गवर्नमेंट को आप पे करते, स्टैम्प पेपर खरीदते हुए गवर्नमेंट को आप पैसा पे करते, तो वो डिपार्टमेंट भी कायम करे। इसी तरह जो डिक्रीज रहते, जो प्रॉपर्टी को एक दूसरे के नाम पे करते, तो उस मामले में भी जो है वो डिपार्टमेंट को भी जो है यहाँ पे लाए स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट के अंडर में। और इसके अलावा क्या करे, जो डिक्रीज को अंजाम देने का जो डिपार्टमेंट है वो भी जो है कायम किया गया, ताकि जो भी लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते थे तो वो जो है बाज़ाब्ता हुकूमत के अंडर में, हुकूमत के अहकाम के तहत अंजाम दे और उसके जरिए से गवर्नमेंट को भी कुछ इनकम मिले। इसी तरह ये भी हुआ कि कस्टम डिपार्टमेंट्स क्या करा, साल्ट पे जो है जो आमद होती थी साल्ट पे, उस पे भी जो है बाज़ाब्ता उस पे भी जो है ड्यूटीज लगाया गया, टैक्स लगाया गया। इसी तरह 1861 में स्टैम्प पेपर ऑफिस शुरू किया गया और स्टैम्प ड्यूटीज भी जो है तमाम बॉन्ड्स और जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स रहते या फीस रहती, या जैसा कि दावे या इस्तिगासा रहता या पिटिशन आप फाइल करते कोर्ट में, और जो दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में फाइल करते, उन सब पे जो है ना बाज़ाब्ता टैक्स लगाना शुरू करे थे। उससे पहले टैक्स नहीं था, ठीक है। तो ये लगाने से क्या हुआ कि सरकारी आमदनी में भी इजाफा हो गया। तो तीन बातें हो गई, एक तो ये है कि सिक्कों का हो गया, दूसरा स्टैम्प पेपर ऑफिस भी हो गया, तीसरा जो है जो ड्यूटी, जो बॉन्ड्स होते या पिटिशंस या प्लेंट्स होते या डॉक्यूमेंट्स जो भी अदालत में दायर किए जाते, उन सब पे भी बाज़ाब्ता टैक्स आयद किया गया। इसी तरह साल्ट पे भी जो है टैक्स आयद किया गया। उससे पहले, उनके दौर से पहले क्या होता था कि सबसे ज्यादा बर्डन जो किसान होता था उस पे पड़ती थी, सबसे ज्यादा बोझ उस पे टैक्स की शक्ल में डाला जाता था, और उसका फायदा क्या हुआ, दफ्तरदार गुत्तेदार को बहुत ज्यादा फायदा होता था, जो मीडिएटरीज रहते बीच में रह के जो है बहुत ज्यादा काम कुछ नहीं करते, पैसा ज्यादा कमाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा बोझ किस पे था, टैक्स फार्मर पे था कि भाई तेरी जमीन इतनी है तो इतना दे, फसल ज्यादा होगा उसका उतना दो, फसल बेचो उस पर टैक्स, इस तरह अलग अलग टैक्सेस होते थे। तो उन्हें पूरे इजाफी टैक्सेस का सिस्टम खत्म कर दिए, और जो मीडिएटरीज को जो फायदा पहुंचता वो खत्म कर दिए, और फार्मर्स को क्या कर दिए, टैक्स रिलीफ कर दिए। तो जो मेन इकोनॉमी को चलाने वाला फार्मर है उसको उसका फायदा पहुंचने लगा। तो ये लोग क्या करते थे फार्मर्स, पहले क्या होता था, बीच के लोग टैक्स का पैसा खा जाते थे, हुकूमत को पहुंचता नहीं था। लेकिन अब इन्हें बीच के लोगों को खत्म कर दिए और टैक्स का बोझ भी कम कर दिया, तो किसान भी क्या करा, ईमानदारी के साथ उसको जो बोझ कम हो गया, तो अब उन भी बोला भाई हमारे लिए हुकूमत जब इतना कर दी तो हम भी क्या करते, ईमानदारी के साथ टैक्स पे कर देते। तो उसका फायदा ये हो गया, स्टेट को डायरेक्ट वो टैक्स पे करने लगा, और उसकी वजह से जो स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी इजाफा हो गया। और जो उससे पहले जो मीडिएटरीज के जरिए जो पैसा खा जाते थे, तो फाइनेंशियल लॉस जो स्टेट को होता था वो भी कम हो गया, और मिडिल मैन का जो एक्सप्लॉयटेशन रहता वो भी खत्म हो गया था। तो ये हो गया। और चौथी बात, लास्ट जो बात है, अब जो है ये सारे अक़दामात के नतीजे में ये हुआ कि सालार जंग का जो दौर था 1853 से 83 तक, तो इस दौर में 1853 से 1881 तक क्या हो गया कि जो स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 2.5 गुना इजाफा हो गया, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर में सिर्फ 25 गुना ही इजाफा था। लेकिन सालार जंग ने ऐसे अक़दामात करे कि ब्रिटिश वालों से भी ज्यादा एडिशनल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हासिल करने में कामयाब हुए थे। तो इनके जो सालार जंग जब दीवान बने थे, जो कि उस दौर में दीवान या प्राइम मिनिस्टर दोनों का मतलब ये एक है, तो इन्होंने क्या करे, इनके रेवेन्यू कलेक्शन की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इनके दौर में सबसे ज्यादा लैंड कल्टीवेशन में आ गया था, बाज़ाब्ता उसकी फसल, सबसे ज्यादा लैंड पे जो है फसल उगाने लगा था। उससे पहले लोग जमीन ले लेते थे लेकिन काम नहीं करते थे। तो इनके रिफॉर्म्स का नतीजा यह हुआ कि स्टेट जो आसिफ जाही सल्तनत है उसको वो माली तौर पे मजबूत और मुस्तहकम हो गई। और इसके अलावा यह हुआ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस और जिम्मेदारियां रहते उनको क्या कर दिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करे थे, बाज़ाब्ता उसका एक सिस्टम बना दिए थे, चाहे वो ताल्लुकादार के लेवल पे रहो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहो और स्टेट लेवल पे रहो। ताल्लुकादार जो है ताल्लुका के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर रहता था और स्टेट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर रहता था। तो ये सारे इक़दामात के नतीजे में एक तरह से मुअर्रिखीन ये बताते हैं कि आसिफ जाही सल्तनत जवाल के करीब थे लेकिन इन्हों बचा दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।